एपिसोड 101। काफी रात हो चुकी थी और सभी बच्चे एक कमरे में थे। वो सभी अपने अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहे थे, पर आज उस सब के बाद किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। धनुष कमरे की खिड़की के पास खड़ा हुआ बाहर निकले चांद को देख रहा था और जिया नैना को सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर नैना को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। ऐसा ही हाल ठीक जोया का था। वो भी चुपचाप आंखें खोल ऐसे ही लेटी हुई थी। ऑस्कर जो कभी भी और कहीं भी सो जाता था, वो भी आज जागा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे भी नींद नहीं आ रही थी। मोहित भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसका भी यही हाल था। वो सभी काफी परेशान थे। तभी बाहर से तरुण कमरे में आता है। सबको ऐसे देखकर वो भी उदास हो जाता है और फिर फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझाकर मोहित के पास बिस्तर पर बैठ जाता है। आज सभी चुपचाप पड़े हुए थे और कोई भी नहीं सो रहा था। धनुष को खिड़की पर खड़ा देखकर तरुण उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर फिर रुक जाता है और बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। पूरी रात ऐसे ही कटती है और फिर सुबह हो जाती है और सभी बच्चे अपने टीचर्स के पास चले जाते हैं। डीन बच्चों के चेहरे देखकर पूछते हैं, क्या तुम अभी भी कल की वजह से परेशान हो? कोई भी बच्चा कुछ भी जवाब नहीं देता और वो सब चुपचाप खड़े हो जाते हैं। ये देखकर डीन मास्टर की तरफ देखते हैं और फिर बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, जो भी कल हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और आज से एक नई शुरुआत करो। चलो, अब हमें सीधा समय से टाइटन स्कूल पहुंचना, तो अब जल्दी से वहां के लिए निकलते हैं। इतना बताकर डीन मास्टर और अकाला आगे आगे चलने लगते हैं और सभी बच्चे उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। छोटे छोटे जंगली पहाड़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा आलीशान और सुंदर महल जैसा भवन बना हुआ था, जिसके बाहर जंगल ही जंगल था और बीच में से एक सुंदर झील बह रही थी। सभी बच्चे अपने टीचर के साथ उसके बाहर आ पहुंचते हैं। नक्शे में देखते हुए डीन सामने उस बड़े से भवन को देखकर कहते हैं, तो ये है टाइटन स्कूल। नैना भी उसे देखती हुई जवाब देती है, हाँ यही है। मेरे पिताजी मुझे यहां तब लेकर आए थे जब मैं एक छोटी बच्ची थी। डीन और तरुण दोनों नक्शे में देख रहे थे और नक्शा देखकर डीन कहते हैं, पर यह तो पहाड़ है। नैना जवाब देती है, ये सब पहाड़ टाइटन स्कूल के ही है। ये जो सारा जंगल है और वो झील जो बीच में से आ रही है, वो भी स्कूल का ही हिस्सा है। नैना ने इतना बताया ही था कि तभी एक आवाज आती है, वही रुक जाओ। इतना सुनते ही सब सामने की तरफ देखने लगते हैं जहां से आवाज आई थी। सामने से सुनहरी धारियों वाले सफेद कपड़े पहने बहुत सारे बच्चे उनकी तरफ आ रहे थे। उन्हें देख डीन मास्टर और अकाला आगे आकर खड़ा हो जाते हैं। स्कूल की तरफ से आते हुए वो बच्चे, जो उम्र में करीब 17 या 18 साल के लग रहे थे, उनमें से एक पूछता है, तुम सब कौन हो? डीन जवाब देते हैं, हम शाइन स्कूल से आए हैं। हमने तबादले का टाइटन स्कूल का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। क्या तुम हमें आगे ले जा सकते हो? यह सुनकर वो लड़का हल्के से मुस्कुराकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमारे स्कूल में तबादला? गरीब कहीं के। ये सुनकर सब गुस्से में आ जाते हैं। तभी टाइटन स्कूल का एक दूसरा लड़का कहता है, यहां से चले जाओ, ये तुम्हारे आराम करने के लिए कोई आश्रम नहीं है। इतना कहते ही वो लड़का तेजी से तैयार होकर हमला करने के लिए डीन की तरफ दौड़ता है। ये देखकर धनुष हल्के से मुस्कुराता है और उसके लड़के के डीन को छूने से पहले उसे एक इतने जोर से मुक्का मारता है कि वो लड़का सीधा पास के खंबे में जाकर लगता है। ये देखकर वो पहले वाला लड़का घबरा जाता है और जैसे ही वो अपने साथी पर से नजर हटाता है तो एकदम से धनुष को अपने सामने खड़ा पाता है और इससे वो एकदम से और ज्यादा घबरा जाता है। धनुष उससे कहता है, जैसा कि अभी हमारे डीन ने कहा, प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। धनुष के मुंह से ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो पावर भरकर धनुष को मुक्का मारता है, पर धनुष उसके मुक्के को अपने हाथ से ही रोककर पकड़ लेता है। धनुष अब उसके हाथ को पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचकर उसके मुंह को अपने हाथ से पकड़ता है और उसके मुंह को पकड़कर उसे जमीन पर देकर मारता है। ये देखकर उसके साथ आए बाकी सभी लड़के बुरी तरह से डर जाते हैं। धनुष के साथी और टीचर पीछे से ये सब देख रहे थे। डीन ये देखकर मन ही मन कहते हैं, ये टाइटन स्कूल के बच्चे आखिर इतने कमजोर कैसे हैं? मास्टर भी ये सब देख रहे थे और धनुष उस लड़के को लगातार उठा उठाकर जमीन पर मार रहा था और उसे बुरी तरह से मुक्कों से पीट रहा था। ये देखकर मास्टर मन ही मन कहते हैं, भले ही इन सब की पावर धनुष से कम है, पर यह बहुत ज्यादा है। अगर ये साथ मिलकर धनुष से लड़े तो धनुष को रोक पाए।
पर अब ये ऐसे अकेले कुछ नहीं कर सकते। धनुष उस लड़के को बुरी तरह से पीट रहा था और अब डीन अकाला से पूछते हैं, क्या ये सब टाइटन स्कूल के बच्चे हैं? ये सब तो खराब कचरा है। इन्हें देखकर अब मुझे अपने यहाँ आने के डिवीजन पर डाउट होने लगा है। अकाला जवाब देते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे ये सब कैसे पता होगा? जिस सम्राट टीम ने हमारी टीम से मुकाबला किया था वो इनकी तरह नहीं थे। धनुष लगातार उस लड़के को पीटे जा रहा था और उसे अपने एक मुक्के से दूर एक खंबे पर दे मारता है। वो लड़का जैसे ही खड़ा होता है तभी धनुष पावर भरकर तेजी से उसे मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर वो लड़का बुरी तरह से घबरा जाता है और उसकी चीख निकलने लगती है। धनुष का मुक्का उसे लगने ही वाला था, तभी डीन धनुष को रोकते हुए कहते हैं, बस करो धनुष, बहुत हुआ। इतना सुनते ही धनुष उस लड़के को मुक्का लगने से पहले अपने आप को रोक लेता है, पर क्योंकि धनुष ने अपने उस मुक्के में पावर भारी हुई थी, इस वजह से धनुष तो रुक जाता है, पर उसकी पावर के प्रेशर की वजह से इस लड़के के पीछे जो खंबा था वो टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। ये देखकर टाइटन स्कूल के बाकी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी कांपन लग जाते हैं। धनुष उस लड़के के सामने खड़ा होकर उससे पूछता है, तो अब किसे यहां से भाग जाना चाहिए? वो लड़का धनुष के सामने अभी घबराया हुआ था, तभी उसके कुछ साथी आकर उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं और वो खड़ा हो जाता है और धनुष को धमकाते हुए कहता है, टाइटन स्कूल में आकर हमारे साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम अब हमारे साम्राज्य को भड़का रहे हो। अब रुको और देखो कि तुम्हारे साथ अब होता क्या है। पीछे कुछ दूर से केशव खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उस लड़के के ऐसा बोलने कर धनुष दोबारा से उसकी तरफ बढ़ता ही है कि तभी केशव एकदम से उनके बीच में आ जाता है। ये देखकर सब एकदम से घबरा जाते हैं। टाइटन स्कूल का वो लड़का केशव को देखकर खुश होकर उन्हें पुकारता है, मिस्टर सैनी। टाइटन स्कूल का वो लड़का खुश होकर मन ही मन कहता है, अब मिस्टर सैनी देखो कैसे तुम्हें मजा चखाते हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी केशव डीन के सामने झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम गुरुजी, देखकर खुशी हुई कि आप सब यहां आ गए। ये देखकर टाइटन स्कूल के उस बच्चे की हवा से निकल जाती है और वो सभी चौंक जाते हैं। तभी केशव उन्हें घूरते हुए पूछता है, मैंने शाइन स्कूल को यहां बुलाया था, तो तुम्हारी इन्हें रोकने की हिम्मत भी कैसे हुई? वो लड़का हड़बड़ाते हुए जवाब देता है, किया था। उसके इतना कहते ही केशव उसे धमकाते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ और अब बहाने मत बनाओ। अब सब यहां से जाओ और मैदान के 10-10 चक्कर लगाओ। केशव अब डीन को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं, आप सब मेरे साथ आइए। इतना कहकर केशव सबको अपने साथ वहां से ले जाते हैं। वो सभी बच्चे खड़े होकर उन्हें वहां से जाते हुए देख रहे थे। तभी वो लड़का जिसे धनुष से पीटा था वो गुस्से से कहता है, ये शाइन स्कूल वाले गरीब यहां स्कैम करने के लिए आए हैं। हम इन्हें यहां ज्यादा देर रुकने नहीं देंगे, ये हमारा साम्राज्य है। उसके मुंह से ये सब सुनकर उसका ही एक साथी उससे कहता है, मेरे महाराज, अभी हमें शायद 10-10 चक्कर लगाने चाहिए, वरना हमें फिर से डांट पड़ेगी। ये सुनकर वो लड़का निराश होकर कहता है, ठीक है तो चलो। उसके मुंह से ये सुनकर उसके साथी पूछते हैं, कहां चले महाराज? ये सुनकर वो लड़का गुस्से में उन पर चिल्लाकर कहता है, दौड़कर 10-10 चक्कर लगाने के लिए, बेवकूफों। उसके चिल्लाने से वो लड़के डर कर वहां से तुरंत भाग जाते हैं और अब वो लड़का भी दौड़ लगाकर उनके पीछे जाने लगता है। केशव सबको अपने साथ ले जा रहा था और टाइटन स्कूल के बच्चे केशव के साथ उन्हें जाता देखकर घूर रहे थे। केशव डीन को चलते हुए बताता है, डीन सर, टाइटन स्कूल का मेन कैंपस पहाड़ों की तरफ है। मिमिक्री एरिया पहाड़ों के सबसे ऊपर है और बीच में भी और एक झील भी है। स्कूल के राज्य से बाहर बनने का कारण ये मिमिक्री वातावरण ही है। केशव की बात सुनकर मास्टर कहते हैं, मिमिक्री वातावरण सोल मास्टर्स को ट्रेन करने के लिए सबसे सही है। अगर ये शहर में होता तो केवल पौधे की शाखा वाले और फूड शाखा वाले सोल मास्टर ही इसका लाभ उठा पाते। बीस्ट सोल वाले सोल मास्टरों के लिए ये अच्छा साबित नहीं होता। केशव सहमति जताते हुए बताता है, हाँ आप सही कह रहे हैं। हमारे स्कूल में यहाँ हर तरह के स्टूडेंट के लिए हर तरह से मिमिक्री वातावरण है, जिससे बच्चे जल्दी से और अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर पाए। केशव की बातें सब सुन रहे थे। तभी मास्टर उससे पूछते हैं, यहाँ स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं?
केशव जवाब देते हैं, 500 से ज्यादा। वो सब यहां आसपास के राज्यों के अमीर बच्चे हैं। यहां 50 टीचर हैं और सब अपने काम में बेहतर से बेहतर है, पर यहां के बच्चों की दशा आपने अभी देखी ही होगी। ये कहते हुए केशव भी निराश हो जाते हैं। एपिसोड 102। केशव सभी को अपने साथ लेकर अपने स्कूल के बड़े गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं। वो 3 गुरु थे और वो पहले से ही बाहर खड़े होकर सबका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक छोटे कद के मोटे गुरु थे, बीच में एक सफेद बालों और दाढ़ी वाले गुरु थे जिनका कद और शरीर दोनों ही ठीक ठाक था, और उनके सीधा हाथ की तरफ एक पतले लंबे गुरु थे जिनके बाल सुनहरे थे। उन तीनों ने ही काले रंग के सुनहरी धरियों वाले कपड़े पहने हुए थे। सभी उन 3 गुरुओं के पास आकर रुक जाते हैं। डीन आगे जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए अपना परिचय देते हैं। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं शाइन स्कूल का डीन फरहान हूं। मेरी सोल एक उल्लू है और मैं लेवल 78 का 7 सोल रिंग वाला सोल संत हूं। बीच वाले सफेद बालों वाले गुरु डीन से कहते हैं, डीन फरहान, इतने शांत मत बनो। मैं यहां की एजुकेशन बोर्ड का प्रेसिडेंट हूं, मेघनाथ सिंह। मेरी सोल एक काला जिन्न है और मैं 36 लेवल का 8 सोल रिंग वाला सोल मास्टर हूं। अब गुरु मेघनाथ सिंह के साइड वाला छोटे कद का गुरु आगे आकर अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं यहाँ के बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ बाबर शाह। मेरी सोल एक स्टार है। मैं लेवल 85 का 8 रिंग वाला नियंत्रण शाखा का सोल मास्टर हूँ। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो इतना ताकतवर सोल मास्टर होगा, और उसके मुंह से ये सब सुनकर सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बुरी तरह से चौंक जाते हैं। अब तीसरा गुरु, जो कि पतला था और सुनहरे बाल थे, वो आगे आकर अपने बारे में बताता है, मैं सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हूं जयंत सिंह। मेरी सोल एक नीली बेल है। मैं लेवल 83 का 8 सोल रिंग वाला नियंत्रण शाखा का सोल मास्टर हूं। उनके लेवल सुनकर डीन, अकाला और उनके साथ आए 2 बाकी टीचर भी बुरी तरह से चौंक जाते हैं। तरुण मन ही मन कहता है, इन तीनों गुरुओं में से 2 कंट्रोलिंग ब्रांच से है। गुरु मेघनाथ आगे आकर डीन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अब इतने भी शांत मत रहो, चलो इस तरफ आओ। उनके मुंह से ये सुनकर डीन हल्के से मुस्कुराते हैं और फिर वो सभी उनके साथ एक बड़े से हॉल में चले जाते हैं जहां वो सभी बैठकर बातें कर सकते थे। उस हॉल में बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी हुई थीं और सभी उन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। सब बच्चे भी वहीं थे और जिया घबराई हुई नजर आ रही थी। सभी टीचर्स के लिए चाय लाई जाती है और चाय पीते हुए मेघनाथ सिंह पूछते हुए कहते हैं, हमने केशव से सुना था कि तुम्हारी टीम ने हमारे स्कूल की टीम को 16 अखाड़े में हरा दिया था। ये काफी ताज्जुब की बात है। केशव ने जो अचीव किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका स्कूल ऐसे टैलेंटेड बच्चों को हरा देगा। डीन उदास होकर जवाब देते हैं, पर अब शाइन स्कूल नहीं रहेगा। ये सुनकर मेघनाथ सिंह जवाब देते हैं, नहीं, शाइन स्कूल हमेशा रहेगा। केशव ने मुझे सब बता दिया है। आपका यहाँ आना हमारी खुशी है, पर तभी जब आप स्वीकार कर लें, वरना हम आपको पढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। उनके मुंह से ये सुनकर बच्चे और टीचर सभी थोड़े खुश से हो जाते हैं। मेघनाथ अब खड़े होकर आगे बताते हुए कहते हैं, यहाँ आप जो चाहें कर सकते हैं। तभी जयंत सिंह खड़े होकर पूछते हुए कहते हैं, हमने केशव से सुना था कि तुम्हारा एक स्टूडेंट कंट्रोलिंग ब्रांच का सबसे जीनियस स्टूडेंट है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वो कौन है? मास्टर जवाब देते हैं, वो एक जीनियस नहीं है, चलो तरुण आगे आओ। मास्टर से यह सुनकर तरुण आगे आकर जयंत सिंह को झुककर प्रणाम करता है। तरुण जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकता है, जयंत सिंह उसे अपनी शक्ति से दूर से ही वहां से खींचकर अपने आगे ले आते हैं। ये देखकर तरुण के सभी साथी और जिया घबरा जाते हैं। तभी अकाला गुस्से में जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, तभी मास्टर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अकाला नहीं। मास्टर के रोकने से अकाला शांत होकर बैठ जाते हैं। तरुण जयंत सिंह के आगे खड़ा हुआ था और जयंत सिंह अपना हाथ तरुण की तरफ करके अपनी ऊर्जा से तरुण के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। तरुण को इससे काफी दर्द महसूस होने लगता है और वो नीचे झुकने लगता है। तभी वो समझ जाता है कि गुरु जयंत सिंह उसकी ताकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अब उनके फोर्स को झेलना शुरू कर देता है। डीन मन ही मन समझकर कहते हैं, अच्छा तो ये तरुण की ताकत देखना चाहता है, तो फिर ठीक है, देखो कि हमारे स्टूडेंट तुम्हारे स्टूडेंट से कितने बेहतर हैं। अकाला भी अब शांत होकर बैठ जाते हैं।
जयंत लगातार तरुण पर अपनी शक्ति से दबाव बनाए जा रहे थे और तरुण अब आंखें बंद करके खड़ा हुआ ही मेडिटेशन करने लग जाता है। इससे वो सीधा खड़ा हो जाता है और जयंत सिंह का फोर्स अब उस पर बेअसर साबित होने लगता है। तरुण को आंखें बंद करके बिल्कुल शांत सीधा खड़ा देखकर जयंत सिंह मन ही मन कहते हैं, अगर मैं सही हूं तो ये लड़का लेवल 33 पर है। ये मेरे प्रेशर को भी शांति से झेल रहा है और अपना दर्द बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। इतना सोचते हुए जयंत अपने प्रेशर को और बढ़ा देते हैं। इससे अब तरुण को परेशानी होने लगती है, पर वो अब भी हार नहीं मानता। ये देखकर मेघनाथ मन ही मन कहते हैं, ये लड़का इतनी देर से प्रेशर झेल रहा है और अभी तक इसकी सोल भी निकलकर बाहर नहीं आई। एक छोटे लेवल का सोल मास्टर जब बड़े लेवल से प्रेशर झेलता है तो वो उसे कुछ क्षण भी सहन नहीं कर पाता। जयंत ये देखकर मन ही मन कहते हैं, मेरे इतने प्रेशर को लेवल 35 वाला सोल मास्टर भी झेल नहीं पाता, पर ये झेल रहा है तो अब मुझे प्रेशर और बढ़ाने होगा। इतना कहकर वो प्रेशर को बढ़ाने कहते हैं, पर तरुण फिर भी बिना सोल के इस्तेमाल के उनके प्रेशर को झेल रहा था। जैसे ही गुरु जयंत प्रेशर को लेवल 40 पर करते हैं तो तरुण की सोल तुरंत बाहर निकल आती है। उस हॉल में चारों तरफ नीले पौधे की जड़ें फैलने लगती हैं और तरुण को प्रेशर को झेलने में मदद करने लगती है। ये देखकर जयंत फिर से मन ही मन कहते हैं, इसकी सोल प्रेशर को झेलने में इसकी मदद कर रही हैं, तो अभी और प्रेशर बढ़ाता हूं। अब वो प्रेशर को सीधा लेवल 42 पर कर देते हैं, पर तरुण उसे भी झेल रहा था। ये देखकर वो गुस्से में आकर सीधा प्रेशर को लेवल 45 पर कर देते हैं। उनके ऐसा करते ही तरुण की हालत और बिगाड़ जाती है। उसके उल्टे हाथ में से उसकी दूसरी सोल निकलकर बाहर आने ही वाली थी कि तभी तरुण अपनी मुट्ठी बींचकर उस पर काबू कर लेता है और तभी उसकी सोल बोन बाहर निकल आती है। सोल बोन बाहर आते ही मकड़ी की 8 बड़ी बड़ी टांगे बाहर निकल आती हैं और वो एक ही बार में उस प्रेशर को तोड़ देती है। ये देखकर टाइटन स्कूल के तीनों गुरु चेक कर एक साथ कहते हैं, सोल बोन, उसके पास सोल बोन है। तरुण मकड़ी की टांगों का सहारा लेकर जमीन पर बैठ जाता है और क्योंकि वो बुरी तरह से थक चुका था इसलिए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। सभी की नजर इस समय तरुण पर थी और तरुण के साथियों को डर था कि तरुण की सोल बोन कहीं इस बार भी आपे से बाहर ना हो जाते। पर तरुण का अब उस पर पूरा काबू था और वो धीरे से सोल बोन को अपने शरीर के अंदर वापस समाने लगता है। तरुण शांत हो जाता है और बड़े ही आराम से सोल बोन उसकी पीठ में वापस घुस जाती है। अब मास्टर खड़े होते हैं और जयंत सिंह का शुक्रिया करते हुए कहते हैं, आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया मास्टर जयंत। ये सुनकर जयंत थोड़ा चौंक जाते हैं और चौंक कर कहते हैं, मदद? मास्टर बताते हैं, जब से इसे इसकी अटैचड सोल बोन मिली है इसकी पावर तो बढ़ गई है, पर सोल बोन के साथ इसका सही तालमेल नहीं बैठा था। पर आज आपके प्रेशर की वजह से इसकी सोल बोन और इसके शरीर में अच्छे से तालमेल हो गया है। अब इसका शरीर और सोल बोन आपस में जुड़ चुके हैं और अब वो कभी अलग नहीं होंगे। ये सुनकर बाबर शाह चौंक कर कहते हैं, अटैचड सोल बोन? मास्टर जवाब देते हैं, हाँ, प्लीज आप इसे एक सीक्रेट ही रखिए। अटैचड सोल बोन काफी अनमोल होती है। अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो तरुण को वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर गुरु मेघनाथ आगे आकर जवाब देते हैं, चिंता मत करो, हम अपनी सोल की कसम खाते हैं कि इसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। अब मेघनाथ सिंह तरुण के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने तो हम सबको चौंका दिया। एक जीनियस इस सोल मास्टर की दुनिया में भी पैदा हो चुका है। ये कहते हुए गुरु मेघनाथ डीन की तरफ देखते हैं। डीन खड़े होकर बताते हुए कहते हैं, मैं तरुण की सक्सेस का क्रेडिट नहीं लेना चाहता क्योंकि इसका सारा क्रेडिट मास्टर को जाता है। ये मास्टर का शिष्य है, पर केवल तरुण ही नहीं, शाइन स्कूल के हर के बच्चे का अपना अलग हुनर है। हम आज यहां टाइटन स्कूल में इसलिए आए हैं ताकि इनका हुनर खराब ना जा सके। गुरु मेघनाथ तसल्ली देते हुए कहते हैं, डीन फरहान, तुम चिंता मत करो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि इन बच्चों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके और इसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम बस आशा करते हैं कि जब ये बच्चे इस दुनिया के बेहतर सोल मास्टर बन जाएं तो ये अपने इस टाइटन स्कूल को ना भूले। इस पर डीन खुश होकर शुक्रिया करते हुए कहते हैं,
हमारे लिए इतना करने के लिए आपका शुक्रिया मास्टर। गुरु मेघनाथ अब केशव से कहते हैं, केशव जाओ और सबके रहने का बंदोबस्त करो। केशव जवाब देते हैं, जैसा आप कहें मास्टर। इतना कहकर केशव जैसे ही वहां से जाने को होते हैं तभी एकदम से हॉल के बाहर से आवाज आती है, रुको। यह सुनकर केशव वहीं रुक जाता है और सबका ध्यान तुरंत हॉल के बड़े से दरवाजे की तरफ जाता है। हॉल का दरवाजा खुलता है और बहुत सारे सैनिक भाले लेकर अंदर आ जाते हैं। सैनिकों के अंदर आने के बाद पीछे से एक आदमी उनके बीच में से होता हुआ अंदर आता है और उसे देखकर मेघनाथ थोड़े घबरा कर कहते हैं, ये यहां आखिर टाइटन स्कूल के गुरुओं के सामने आने के बाद क्यों घबरा रही थी जिया? कौन था ये आदमी जिसने आगे बढ़ते हुए केशव को रोक दिया था और इतने सारे सैनिक लेकर अंदर आ गया था? क्यों इसके आने से गुरु मेघनाथ चिंता में आ गए थे? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। एपिसोड 103। उस हॉल के अंदर सिपाही सब लोगों के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और इससे सभी बैठे हुए लोग भी खड़े हो जाते हैं। राजा जैसी पोशाक पहने वो आदमी सीधा अंदर आ रहा था और उसके साथ वो लड़का भी था जिसे धनुष ने टाइटन स्कूल के बाहर पीटा था। उसे देखकर धनुष, तरुण और उसके सभी साथी चौंक जाते हैं। वो लड़का धनुष और उसके साथियों की तरफ इशारा करके उस आदमी को बताता है, अंकल ये वही है। वो दोनों कमरे के अंदर आते जा रहे थे और उनके पीछे एक हरे और काले कपड़े पहने एक और आदमी आ रहा था। वो आदमी जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, उस हॉल में रखे पौधे मुरझा रहे थे। उसकी शक्ति झर थी और उसके झर की वजह से ये सब हो रहा था। उसे देखकर मास्टर, डीन और अकाला तीनों शक्त हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, ये तो महान सोल मास्टर है। वो आदमी उस राजा और उसके भतीजे के पीछे सीधा चला आ रहा था और वो काफी ताकतवर भी नजर आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि यामिनी के पिता पॉइजन मास्टर थे। वो तीनों टाइटन स्कूल के प्रेसिडेंट के सामने आकर रुक जाते हैं। उसे देखकर टाइटन स्कूल के तीनों प्रेसिडेंट झुककर प्रणाम करते हैं क्योंकि ये आदमी इस साम्राज्य का राजा था। ये देखकर मास्टर, डीन, अकाला और बच्चे चौंक जाते हैं। राजा तीनों प्रेसिडेंट की तरफ देखते हुए कहता है, आपने अभी तक मुझे मेहमानों से मेरा परिचय क्यों नहीं कराया? ये सुनकर गुरु मेघनाथ हल्के से नकली मुस्कान मुस्काते हुए बताते हैं, मेरे महाराज, ये शाइन स्कूल के डीन फरहान है। ये यहां हमारे साथ समझौता करने के लिए आए हैं। गुरु मेघनाथ अब डीन को बताते हैं, डीन फरहान, इनसे मिलो। ये हमारे टाइटन राज्य के राजकुमार यमन सिंह हैं। ये ही हमारे टाइटन स्कूल को मैनेज करते हैं। यमन सिंह अब मुस्कुराकर कहता है, वैसे मैंने कभी किसी शाइन स्कूल के बारे में नहीं सुना। ये जरूर कोई घटिया स्कूल होगा। उसके मुंह से इतना निकलते ही अकाला गुस्से में आ जाते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके स्कूल के बूढ़े मास्टर उन्हें रोक लेते हैं। यमन सिंह अब गुरु मेघनाथ से कहते हैं, मेघनाथ सिंह, तुमने ऐसे बिना किसी पहचान वाले लोगों को हमारे स्कूल में घुसने ही कैसे दिया? यह सुनकर शाइन स्कूल के सभी टीचर और बच्चे गुस्से में आ जाते हैं। गुरु मेघनाथ यमन सिंह को समझाते हुए कहते हैं, मेरे महाराज, शाइन स्कूल कोई घटिया स्कूल नहीं है। हमारे स्कूल के केशव सैनी इसी शाइन स्कूल से पढ़कर यहां आए। हाँ सर, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ये हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए आए हैं। यह सुनकर यमन सिंह जवाब देता है, प्रेसिडेंट मेघनाथ सिंह, नियमों के हिसाब से यहां अच्छे टीचर ही चुने जाते हैं। क्या शाइन स्कूल के टीचर्स में टाइटन स्कूल के टीचर्स को टक्कर देने की एबिलिटी है? प्रेसिडेंट जयंत सिंह आगे आकर जवाब देते हैं, शाइन स्कूल के टीचर्स के पास टाइटन स्कूल के टीचर्स जितनी एबिलिटी है। क्या आप इसी के लिए यहां आए हैं महाराज? पॉइजन मास्टर चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। यमन सिंह बताते हुए कहते हैं, टाइटन स्कूल साम्राज्य की नींव है। इस स्कूल को टैलेंट की जरूरत है, न कि ऐसे निठल्ले लोगों की। उसकी बातें सबको तीर की तरह चुभ रही थी और इससे सब गुस्से में आ रहे थे। यमन सिंह आगे पूछते हुए कहता है, मेघनाथ सिंह, मैंने सुना है कि ये शाइन स्कूल वाले लोग यहां आज ही पहुंचे हैं और इन्होंने यहां आकर मेरे भतीजे की बेइज्जती की, टाइटन राज्य के चौथे राजकुमार शिवा की। यह सुनकर तरुण उस लड़के को देखते हुए कहता है, तो ये टाइटन राज्य का
चौथा राजकुमार है। धनुष भी अपने हाथ बांधकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। डीन अब यमन सिंह से पूछते हैं, तो अब आप इस मैटर को कैसे सेटल मारना चाहते हो महाराज? मुझे नहीं पता कि आपने राजकुमार शिवा से यह पूछा है कि नहीं कि उसकी बेइज्जती क्यों की गई। यह सुनकर शिवा गुस्से से दांत पीसने लगता है। यमन सिंह बताते हुए कहते हैं, मैं हमेशा टैलेंटेड लोगों के लिए दयालु रहा हूं। अब क्योंकि आप यहां टाइटन स्कूल से समझौता करने के लिए आए हैं, तो चलो शिवा की बेइज्जती को एक तरफ रख देते हैं। इसके अलावा तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम सच में टैलेंटेड हो। डीन ये सुनकर पूछते हैं, ठीक है महाराज, तो आप कैसे साबित करवाना चाहते हो? यह सुनकर यमन सिंह मुस्कुराकर जवाब देता है, यह बहुत आसान है। अगर तुम 5 मिनट तक पॉइजन मास्टर के प्रेशर को झेल लोगे तो मैं सहमत हो जाऊंगा कि तुम सच में टैलेंटेड हो। नहीं तो फिर मेरे स्कूल से चुपचाप चले जाना। उसके मुंह से इतना सुनते ही धनुष गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए तेजी से उछलकर उसकी तरफ बढ़ता है। पर तभी पॉइजन मास्टर हल्के से धनुष की तरफ देखते हैं और धनुष सीधा जमीन पर गिर जाता है। वो बुरी तरह से तड़पने लग जाता है। ये देखकर शाइन स्कूल के सभी टीचर और धनुष के साथी उसके लिए चिंता में आ जाते हैं। तरुण मन ही मन कहता है, इसने हल्के से देखने तक से ही धनुष को जमीन पर पटक दिया। धनुष को ऐसी हालत में देखकर जयंत सिंह अपनी बेल की मदद से धनुष की अपनी तरफ खींच लेते हैं। धनुष बेहोश हो गया था और जयंत सिंह भी उसकी चिंता करने लगते हैं। उसके सभी दोस्त और टीचर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो तभी सभी सैनिक उनके आगे भाले लगाकर उन्हें रोक लेते हैं। इससे वो सभी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, पर क्योंकि वो अभी कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए शांत होकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर शिवा खुश होकर हंसने लगता है। तभी मेघनाथ सिंह यमन सिंह को समझाते हुए कहते हैं, मेरे महाराज, ज्यादा दूर मत जाइए। यमन सिंह जवाब देता है, मेघनाथ सिंह, भूलिए मत कि मैं इस स्कूल का डायरेक्ट मैनेजर हूं, मेरे पास भी अधिकार है। इतना कहकर यमन सिंह एक कुर्सी पर बैठ जाता है। गुरु मेघनाथ भी अब उस पर गुस्से में आ जाते हैं। धनुष बेहोश था और गुरु जयंत सिंह उसे अपनी शक्ति से ताकत देकर होश में ले आते हैं। तरुण भी धनुष के पास बैठा हुआ था और तभी यमन सिंह पॉइजन मास्टर से कहता है, दत्त, अब आपकी बारी। इतना सुनकर पॉइजन मास्टर आगे आने लगते हैं। उनका जहर फिर से उनके शरीर में से निकलने लगता है और आसपास रखे पौधे पल भर में खाक में मिल जाते हैं। पॉइजन मास्टर आगे आकर कहता है, तुम सब साथ में आ जाओ। उसके मुंह से इतना सुनते ही तरुण गुस्से में आ जाता है और उसे गुस्से से घूरने लगता है। पॉइजन मास्टर क्योंकि महान सोल मास्टर था इसीलिए वो लेवल 90 पर या उससे ऊपर था। जिया उसे देखकर बुरी तरह से घबरा रही थी और वो सोफे के पीछे छिप जाती है। पॉइजन मास्टर अपनी सोल और सोल रिंग्स को बाहर निकालने लगता है। उसके ऐसा करते ही उसकी 9 रिंग बाहर निकल आती है और उसके शरीर के चारों तरफ घूमने कहती है और फिर उसकी सोल निकलकर बाहर आती है जो कि एक हरे रंग का डरावना ड्रैगन सांप था। मास्टर भी उसे अब गुस्से से घूरने लगते हैं। तरुण का गुस्सा अब और बढ़ जाता है क्योंकि पॉइजन मास्टर यमन सिंह का साथ दे रहा था और ताकतवर होने का फायदा उठा रहा था। डीन अब गुस्से में आकर पॉइजन मास्टर की तरफ बढ़ने की जैसे ही कोशिश करते हैं, मास्टर उन्हें तुरंत रोक लेते हैं और पॉइजन मास्टर से पूछते हुए कहते हैं, तुम्हारा सरनेम दत्त है और तुम्हारे शरीर में से मछली जैसे महक आती है। अगर मैं सही हूं तो तुम महान सोल पॉइजन मास्टर गौतम दत्त। पॉइजन मास्टर यह सुनकर कहते हैं, अब क्योंकि तुम मेरा नाम भी जानते हो तो जल्दी करो और यहां से चलते बनो। उसके ऐसे बात करने से मास्टर और गुस्से में आ जाते हैं और डीन का हाथ पकड़कर वहां से ले जाते हुए कहते हैं, चलो हम यहां से चलते हैं। डीन मास्टर से अपना हाथ छुड़वाते हुए चिल्लाकर कहते हैं, मेरा हाथ छोड़ो। इतना कहकर डीन झटक कर मास्टर से अपना हाथ छुड़वा लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, मैं शाइन स्कूल को ऐसी बेइज्जती सहन नहीं करने दूंगा। मास्टर समझाते हुए कहते हैं, तुम पॉइजन मास्टर को हरा नहीं सकते, तुम मरने से नहीं डरते, पर क्या तुम चाहते हो कि ये बच्चे भी मर जाएं? ये सुनकर डीन चुप हो जाते हैं और आगे कोई जवाब नहीं दे पाते। तरुण भी सहारा देकर धनुष को खड़ा कर लेता है।
मास्टर आगे तीनों प्रेसिडेंट का शुक्रिया करते हुए कहता है, आज इसे यही रोक देते हैं। हम कभी भी तीनों प्रेसिडेंट के उपकार को नहीं भूलेंगे और हम पर इतना उपकार करने के लिए तीनों प्रेसिडेंट आपका शुक्रिया। हम अगली बार आपसे जरूर मिलेंगे। इतना कहकर मास्टर वहां से जाने लगते हैं। तभी गुरु मेघनाथ मास्टर को रोकते हैं। रुको। मास्टर इतना सुनकर रुक जाते हैं। तभी गुरु मेघनाथ गुस्से में पॉइजन मास्टर को घूरते हुए कहते हैं, गौतम दत्त चलो, हम तीनों तुम्हारे झर से निपटते हैं। गुरु मेघनाथ के इतना कहते ही उनके दोनों साथ बाबर और जयंत भी उनके साथ आगे आकर खड़े हो जाते हैं और वो सभी तुरंत अपनी अपनी सोल बाहर निकाल लेते हैं। वहां खड़े सभी लोग और यमन सिंह भी घबरा जाते हैं। हॉल में लगे कांच के शीशे टूटकर बिखर जाते हैं और गुरु जयंत सिंह तुरंत पॉइजन मास्टर पर हमला कर देते हैं। गुरु जयंत सिंह की सोल एक नीली बेल थी और उनकी बेल पॉइजन मास्टर को घेर लेती है, पर क्योंकि पॉइजन मास्टर उनसे काफी ताकतवर थे इसलिए उनकी बेल पॉइजन मास्टर के करीब नहीं जा पाती। वहां एक घमासान युद्ध होने ही वाला था कि तभी राजकुमार यमन सिंह उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ये आप सब आखिर क्या कर रहे हैं? क्या आपको आपस में ही लड़ना है? एपिसोड 104। टाइटन स्कूल के तीनों प्रेसिडेंट मेघनाथ, बाबर और जयंत पॉइजन मास्टर से लड़के के लिए तैयार थे। वो तीनों पॉइजन मास्टर और यमन की हरकत से खुश नहीं थे। तीनों मास्टर अपनी पावर बाहर निकालकर गुस्से में आकर पॉइजन मास्टर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर अब सब बच्चे भी गुस्से में आकर अपनी अपनी सोल निकाल लेते हैं और पॉइजन मास्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां उस हॉल में उन सभी की पावर की वजह से चीजें टूटने लगी थीं और अब यमन और उसका भतीजा शिवा भी घबरा जाते हैं। तभी डीन तीनों प्रेसिडेंट को हाथ जोड़कर समझाते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ, आप सब अब रुक जाइए। शाइन स्कूल आपके लिए मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहता। अब क्योंकि टाइटन स्कूल नहीं चाहता कि हम यहां रुके तो हम कैसे किसी को फोर्स कर सकते हैं। डीन की बात सुनकर सभी शांत होकर खड़े हो जाते हैं। डीन आगे कहते हैं, हमारा इतना साथ देने के लिए आप तीनों का शुक्रिया मास्टर्स, पर अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर डीन वहां से जाने लगते हैं और सब बच्चे और उनके साथी भी उनके साथ जाने लगते हैं। ये देखकर गुरु मेघनाथ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर अब वो नहीं रुकते और सीधा वहां से जाने लगते हैं। तरुण अभी भी गुस्से में था और वहां से पॉइजन मास्टर को घूरते हुए जा रहा था। शिवा और यमन काफी खुश हो रहे थे। तरुण अपने साथियों में सबसे पीछे था और धीरे धीरे बाहर जा रहा था। तभी उस हॉल के दरवाजे पर यामिनी आ जाती है और अपने दादा पॉइजन मास्टर को देखकर जोर से खुश होकर पुकारती है, दादाजी। यामिनी की आवाज सुनकर पॉइजन मास्टर भी पीछे मुड़कर अपनी पोती को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। यामिनी तुरंत भागकर कमरे में अंदर अपने दादा की तरफ जाने लगती है। तभी वो तरुण के साइड से गुजरती है और उसे एक नजर भरकर देखती है, पर तरुण सीधा बिना उसकी तरफ देखे आगे जा रहा था। यामिनी सीधा जाकर अपने दादा के गले से लग जाती है। पॉइजन मास्टर खुश होकर कहते हैं, मेरी बच्ची, तुम्हारी ताकत पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। तरुण कमरे से निकलने ही वाला था कि तभी यामिनी फिर से उसकी तरफ देखती है और हल्के से उसे तरुण पहचान में आ जाता है और तरुण को पहचान कर यामिनी धीरे से कहती है, ये तो वो था। यामिनी भी अब कमरे से बाहर देखने लगती है और पॉइजन मास्टर भी अपनी पोती को देखने लगते हैं। तभी यामिनी अपने दादा के कान में धीरे से कुछ बताती है और उसकी बात सुनकर पॉइजन मास्टर एकदम से चौंक जाते हैं। टाइटन स्कूल के तीनों प्रेसिडेंट निराश होकर खड़े हुए थे। तभी केशव उनके सामने आकर उनसे कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे भी यहां से छोड़कर जाना चाहिए। केशव के मुंह से यह सुनकर यमन और तीनों प्रेसिडेंट बुरी तरह से चौंक जाते हैं। गुरु मेघनाथ केशव को समझाते हुए कहते हैं, केशव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज जो हुआ है हम उसकी शिकायत महाराज से जरूर करेंगे और अब वो ही इसका न्याय करेंगे। ये सुनकर यमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यमन टाइटन राज्य का राजा नहीं था बल्कि राजा का छोटा भाई था। गुरु मेघनाथ की बात का जवाब देते हुए केशव कहता है, मैं आपकी इस दया का सम्मान करता हूं, पर क्योंकि टाइटन परिवार शाइन स्कूल वालों से नफरत करता है तो मैं यहां ऐसों के बीच में कैसे रह सकता हूं। मैं अकेला यहां आया था और आज अकेला ही यहां से जा रहा हूं। आप तीनों अपना ख्याल रखना। अलविदा।
इतना कहकर केशव वहां से जाने लगते हैं। गुरु मेघनाथ केशव को भी रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो भी अब एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब इससे गुरु मेघनाथ और उनके बाकी दोनों साथी भी गुस्से में आ जाते हैं। गुरु मेघनाथ गुस्से में यमन से कहते हैं, तुम एक मूर्ख इंसान हो, क्या तुम जानते भी हो कि वो कितने टैलेंटेड थे? यमन जवाब देकर कहते हैं, अब इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब क्योंकि तुम तीनों ने महाराज से शिकायत करने का सोच ही लिया है, तो मेरे पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अलविदा। इतना कहकर यमन शिवा को लेकर वहां से चले जाते हैं और उनके साथ उनके सिपाही भी वहां से जाने लगते हैं। यामिनी ये सब खड़े होकर देख रही थी। तभी पॉइजन मास्टर उसे कहते हैं, यामिनी अब मुझे जाना होगा और तुम यहां अच्छे से पढ़ाई करो। इतना कहकर वो भी वहां से चले जाते हैं। यामिनी के कुछ समझ नहीं आता और वो वहीं खड़ी रहकर अपने दादा को जाता देखती रहती है। यमन अपने भतीजे शिवा के साथ स्कूल के उस हॉल से बाहर निकल आते हैं। वो दोनों निकलकर बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी यमन कहते हैं, शिवा तुमने इस बार मेरे लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे डर है कि ये तीनों बूढ़े अब इस बात को दबाएंगे नहीं। ये सुनकर शिवा हंसकर जवाब देता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो भिखारी यहां घुस ही जाते और फिर मैं यहां का अहंकारी और खतरनाक राजकुमार कैसे कहलाता। यमन शिवा को बताते हैं, अब इस बात पर और बात करना सही नहीं है, क्योंकि ये तीनों बूढ़े तुम्हारे भाई के आदमी हैं। भाई सुनते ही शिवा की हालत खराब हो जाती है और वो परेशानी में आ जाता है। शाइन स्कूल के सभी टीचर, बच्चे और केशव निराश होकर जंगल से होते हुए जा रहे थे। वो सभी काफी उदास लग रहे थे और सभी पूरी तरह से चुप थे। आज ये पहली बार था कि वो सब ऐसी हालात में थे। तभी धनुष एकदम से रुककर कहता है, डीन सर चलो अपने स्कूल को बढ़ाते हैं। सभी धनुष की बात सुनकर एकदम से चलते हुए रुक जाते हैं। धनुष आगे कहता है, आप हर बार स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर देते हो और मैं इसका कारण भी समझता हूं, पर हमें इस बार ये करना ही होगा, क्योंकि हम ऐसे हार मानकर रुक नहीं सकते। धनुष की बात से सब बच्चे सहमत हो जाते हैं और मोहित और ओस्कर कहते हैं, बॉस धनुष सही कह रहे हैं और हम तुम्हारे साथ है बॉस। डीन चुप खड़े हुए थे, तभी मास्टर डीन के कंधे पर हाथ रखकर उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, फरहान मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। डीन ये सुनकर जवाब देते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस हमारा नसीब ही खराब है। मेरा अब स्कूल को दोबारा से चलाने का कोई मन नहीं है, शायद मैं अब थक चुका हूं। डीन की बात सुनकर सभी उदास हो जाते हैं। तभी अकाला पूछते हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे? नैना जवाब देते हुए कहती है, क्यों ना हमें मेरे यहां चलना चाहिए, मेरा कीबा समुदाय यहां से ज्यादा दूर नहीं है। नैना की बात सुनकर डीन मुस्कुराकर उसका शुक्रिया करते हुए कहते हैं, तुम्हारी दया के लिए तुम्हारा शुक्रिया नैना, पर मैं किसी दूसरे की छत के नीचे रहना ज्यादा पसंद नहीं करता। केशव इससे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और सीधा डीन के सामने अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं। ये देखकर सभी टीचर और बच्चे का ये हैरान हो जाते हैं। केशव डीन से कहते हैं, डीन ये मेरी गलती है, मुझे इसके लिए सजा दीजिए। उसके मुंह से ये सुनकर डीन उसे खड़ा करते हुए समझा कर कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो केशव, ये तुम्हारी गलती नहीं है, माफी तो तुमसे मुझे मांगनी चाहिए, हमारी वजह से तुम्हारा भविष्य भी खराब हो गया। केशव डीन की बता का जवाब देते हुए कहता है, अगर आपने मुझे सिखाया नहीं होता तो मेरा कोई भविष्य ही नहीं होता। केशव अब धनुष की तरफ देखकर कहता है, धनुष सही कह रहा है, हमें दोबारा से स्कूल को चलाना चाहिए, हम में से कोई भी इस तरफ से इसका अंत नहीं देखना चाहेगा। केशव की बातों से सभी बच्चे जोश से भरकर साथ में कहते हैं, हां सही कहा, हमें दोबारा से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अकाला और मास्टर भी इस पर सहमति जताते हुए डीन से कहते हैं, बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। डीन भी अब खुश हो जाते हैं और जोश से भरकर कहते हैं, ठीक है, शाइन स्कूल का इस तरह से अंत नहीं होगा, पर उससे पहले हमें यहां टाइटन राज्य में रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। सभी बच्चे भी अब खुश हो जाते हैं और वो सब टाइटन राज्य की तरफ निकल जाते हैं। शाम हो जाती है और सब टाइटन राज्य पहुंच जाते हैं। राज्य काफी खूबसूरत बना हुआ था और लोगों की चहल पहल हो रही थी। वो सब बस राज्य में अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी डीन को वहीं बाहर एक बोर्ड पर एक नोटिस लगा हुआ दिखाई देता है। डीन तुरंत उसकी तरफ चले जाते हैं और उस नोटिस को पढ़ना शुरू करते हैं।
नोटिस पर लिखा हुआ था, लायन एडवांस्ड सोल मास्टर स्कूल। विस्तार के कारण हमें कुछ सोल सैक्ट मास्टर्स की जरूरत है जो लेवल 40 या ऊपर के सोल मास्टर हो। ये पढ़कर डीन कहते हैं, आखिर क्यों किसी स्कूल का प्रचार नोटिस शहर के दरवाजे पर नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है? आखिर उन्हें कितने टीचर चाहिए? डीन को ऐसे उतावला देखकर अकाला और मास्टर अपना माथा पकड़ लेते हैं। तभी केशव कहते हैं, लायन स्कूल, मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं। ये सुनते ही सब केशव की तरफ देखने लगते हैं। केशव बताते हैं, दाए स्कूल टाइटन शहर में ही है, शैमाइटानन है। मैंने सुना है कि इस स्कूल की पढ़ाई काफी स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा उनकी एक खास बात भी है, वो केवल सिविलियन को ही लेते हैं और अमीरों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। डीन खुश होकर कहते, फिर तो बहुत जल्दी वो टाइटन स्कूल को टक्कर देंगे। इतना कहकर डीन और सभी बच्चे उस स्कूल की तरफ चले जाते हैं। एपिसोड 105। लायन स्कूल टाइटन शहर के अंदर था और काफी बड़ा और आलीशान था। वो सभी स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं और उस स्कूल का एक टीचर उनका टेस्ट लेना शुरू करता है। सबसे पहले केशव का टेस्ट होता है। स्कूल के अंदर ही मिमिक्री वातावरण था। इसका मतलब था कि स्कूल के अंदर सर्दी, गर्मी, बरसात ऐसे माहौल वाले हिस्से थे जिनमें किसी भी समय ऐसे मौसम मिल सकते थे। केशव का टेस्ट सर्दी वाले माहौल में लिया जाता है। वो पूरी की पूरी जगह बर्फ ऊपर से बरस रही थी और केशव के सामने कुछ भेड़िए छोड़ दिए जाते हैं। वो भेड़िए केशव पर हमला करने के लिए उनकी तरफ तेजी से दौड़ते हैं। अब क्योंकि केशव की सोल एक आग वाला भेड़िया थी, इसलिए वो तुरंत अपनी सोल को बाहर निकाल लेते हैं और एक आग से जलते हुए भेड़िए की सोल केशव के शरीर के ऊपर बन जाती है। केशव अपनी सोल की मदद से अपनी तरफ आते उन भेड़ियों को एक ही बार में मार डालता है। केशव इस टेस्ट में जीत जाते हैं और फिर वो सब एक बड़े से हॉल में उस स्कूल के उस टेस्ट लेने वाले टीचर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो टीचर केशव से पूछते हैं, अपने बारे में मुझे सब बताओ। केशव बताते हैं, मैं एक वार सोल सम्राट हूं और मेरी सोल पावर लेवल 62 पर है। मेरी सोल एक आग वाला भेड़िया है। ये सुनकर वो टीचर बताता है, अगर ऐसी बात है तो हमारे स्कूल का रूल है, जो भी सोल मास्टर लेवल 60 से ऊपर होगा उसे टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो इस टेस्ट को देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और डीन कहते हैं, अब क्योंकि लेवल 60 से ऊपर वाले सोल मास्टर को कोई टेस्ट डीन की ज़रूरत नहीं है, तो हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। डीन अब अपने स्कूल के टीचर की तरफ इशारा करते हैं और वो सब आगे आकर अपनी अपनी सोल बाहर निकाल लेते हैं। वो सभी लेवल 60 से ऊपर के सोल मास्टर थे और अकाला और डीन लेवल 76 और लेवल 78 पर थे। ये देखकर लायन स्कूल का वो टीचर चौंक जाता है। उसे चौंका देखकर डीन पूछते हैं, क्या अब ठीक है? ये सुनकर वो जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, अब आप प्लीज अपनी अपनी सोल को अंदर समा लीजिए। ये सुनकर डीन और बाकी सभी अपनी अपनी सोल को अंदर समा लेते हैं। अब लायन स्कूल का वो टीचर आगे उनके सामने आकर उनके आगे झुककर अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम नितिन शाह है और मैं तूफान का 54 लेवल सोल पावर वाला वॉर सोल मास्टर हूं। चलिए मैं आपको अपने स्कूल की डीन के पास ले चलता हूं, अब वही आपसे आगे बात करेगी। ये सुनकर डीन जवाब देते हैं, ठीक है चलो। अब नितिन शाह सभी टीचर्स और बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। वो स्कूल बाहर से जितना बड़ा दिखाई दे रहा था, अंदर से उससे भी बड़ा था। उसी के अंदर एक बहुत बड़ा जंगल था और बीच में से एक छोटी नदी बह रही थी और उसी नदी के पार एक बहुत प्यारा छोटा घर बना हुआ था। नितिन सबको स्कूल एरिया से निकालकर उसी तरफ ले जा रहा था। तभी उससे मास्टर पूछते हैं, क्या तुम्हारी डीन स्कूल एरिया में नहीं रहती? नितिन जवाब देते हैं, डीन को शांति पसंद है, इसलिए वो अकेली जंगल में रहती है। स्कूल के रोज के कामकाज सभी टीचर संभालते हैं। जब कोई ज्यादा बड़ी ही बात होती है तभी उसे डीन के पास ले जाया जाता है। वो सभी नदी पर बने पुल को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई आती है। मास्टर उस आवाज को सुनकर एकदम से वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो आवाज जानी पहचानी सी लगती है।
मास्टर हैरान होकर कहते हैं, हाँ, ये आवाज, ये गुनगुनाहट कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। एक औरत काले कपड़े पहने वहीं घर के पास फूलों को पानी दे रही थी और गुनगुना रही थी। सभी नितिन के साथ वहां उसके पास पहुंच जाते हैं और रुककर उसे देखने लगते हैं। मास्टर उसे पहचान जाते हैं और उदास होकर पीछे मुड़कर वापस जाने लगते हैं। तभी डीन मास्टर को रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम ऐसे गुमराह करना कब बंद करोगे? 20 साल हो चुके हैं, क्या तुम अब भी उससे मिलना नहीं चाहते? मास्टर को ऐसे देखकर सभी बच्चे भी काफी हैरान हो जाते हैं। नितिन अब उस औरत के पास जाता है और उससे कहता है, डीन, ये कुछ सोल मास्टर्स है जो हमारे स्कूल में नौकरी के लिए आए हैं। इन 6 के पास केवल 60 से ऊपर की पावर है। हम अच्छे से चुनाव नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा कि एक बार आप ही इस पर विचार कर लें। इतना सुनकर जैसे ही वो डीन पलटकर डीन फरहान और मास्टर की तरफ देखती है तो उनके हाथ में से तुरंत पानी का वो मग नीचे छूटकर गिर जाता है। मास्टर ने अभी भी अपना चेहरा पीछे की तरफ किया हुआ था। लायन स्कूल की डीन मास्टर को देखकर काफी भावुक हो जाती है और सीधा तेजी से जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है। वो अपनी आंखें मींच लेते हैं और वो भावुक होकर पूछती है, मास्टर, क्या ये सच में तुम ही हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? डीन मुस्कुराकर कहते हैं, आरती, हमें पता नहीं था कि तुम यहां थी। हम कई सालों से नहीं मिले। कैसी हो तुम? आरती आंसू पोंछकर जवाब देती है, फरहान, भाले ही हम कई सालों से नहीं मिले, पर तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो। सभी बच्चे फिर से मास्टर की इस हरकत से चौंक जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। डीन मास्टर को ऐसे देखकर मठारते हैं, पर मास्टर का अब भी कोई जवाब नहीं मिलता। ये देखकर डीन आरती से कहते हैं, क्या तुम हमें अंदर नहीं लेकर जाओगी? आरती मास्टर को ताना मारते हुए कहती है, क्या मेरी इस छोटी सी झोपड़ी में बड़े लोग आना चाहेंगे? मास्टर का फिर भी कोई जवाब नहीं आता। इस पर आरती मास्टर की पीठ पर हाथ रखकर पूछती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जब से हम यहां एक दूसरे को मिले हैं तभी से ऐसे खड़े हो, पर वैसे तुम यहां कब आए? डीन जवाब देते हैं, ये काफी लंबी कहानी है। आरती उन्हें अपने उस छोटे से घर में ले जाती है और वो सभी को पीने के लिए चाय देती है। तभी डीन चाय पीते हुए आरती को सारी कहानी बता देते हैं कि वो कैसे यहां आए और उनके साथ क्या क्या हुआ। इससे आरती गुस्से में मेज पर हाथ मारती है और गुस्से में कहती है, आखिर ये टाइटन स्कूल वाले अपने आप को समझते क्या है? ऐसा करने की इनकी हिम्मत भी कैसे हुई? आप सब यही रुक सकते हैं। ये जगह जितनी मेरी है अब उतनी आपकी भी है। आरती के इतना कहते ही डीन मास्टर की तरफ देखते हैं, जो आरती के पास ही सिर झुकाए बैठे हुए थे। डीन आरती से कहते हैं, हमारी जरूरतें काफी ज्यादा है और उसमें काफी खर्चा है। ये सुनकर आरती जवाब देती है, खर्चा वो अब तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम गोल्डन आयरन ट्रायंगल के बॉस थे, तो अब से ये स्कूल तुम्हारा है। कल मैं एक मीटिंग रखूंगी जिसमें मैं इस स्कूल का नाम बदलकर शाइन स्कूल कर दूंगी। ये सुनकर सभी बच्चे, डीन और बाकी सभी टीचर काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि डीन पैसों की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते थे, पर यह मुसीबत उनसे छुटकारा ही नहीं पाना चाहती थी। आरती नितिन से कहती है, मिस्टर नितिन, कल एक मीटिंग अरेंज करिए जिसमें सभी बच्चे और टीचर्स को बुलाइए। ये सभी मेरे दोस्त हैं और दूसरे फ्लोर पर दावत का भी इंतजाम किया जाए। ये सुनकर नितिन खड़े होते हैं और जवाब देते हैं, जैसा आप कहें डीन मैडम। इस पर आरती जवाब देती है, नहीं, अब से मैं डेप्यूटी डीन हूं। यह सब सुनकर डीन की हालत खराब होती जा रही थी और वो मास्टर से कहते हैं, मास्टर, क्या तुम अब भी ऐसे ही चुप रहोगे? मास्टर इस बार भी कोई जवाब नहीं देते और चुप उदास अपना सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है और सभी के लिए स्कूल के दूसरे फ्लोर पर दावत का इंतजाम कर दिया जाता है। सभी बच्चे अपने सभी टीचर्स के साथ स्कूल पहुंच जाते हैं और इतना सारा खाना देख कर मोहित के मुंह से लार टपकाने लगती है। मोहित अपना पेट पकड़कर कहता है, मुझे तो अब याद आया कि हमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। इतना कहकर मोहित और ओस्कर सीधा खाने पर टूट पड़ते हैं। सभी मोहित को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। अब सभी टीचर और बच्चे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, पर मास्टर अभी भी ऐसे ही उदास खड़े हुए थे और वो अब तरुण के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तरुण, चलो थोड़ा टहल कर आते हैं।
इतना सुनकर तरुण तुरंत अपनी सीट से खड़ा होता है और मास्टर के साथ वहां से जाने लगता है। सब उन्हें वहां से जाता देखने लगते हैं, पर कोई अभी कुछ नहीं पूछता और ना ही उन्हें टोकता है। लायन स्कूल में आने पर मास्टर ऐसे नहीं थे जैसे उसकी डीन को देखने के बाद हो गए थे। आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से डीन आरती के सामने उदास सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं? क्या मास्टर और आरती की कोई स्टोरी थी जिसकी वजह से डीन उदास थे, या कुछ और बात थी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ।